Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जैसे कि लीफ, इसके अलावा एल्गीज और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है। क्योंकि एक एक पिगमेंट चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट आपको प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में मिलता है, एल्गीज में मिलता है और ग्रीन बैक्टीरिया में मिलता है। लिहाजा ये प्रोसेस सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होगा, बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता। ये प्रोसेस एनिमल्स में नहीं होता, ये प्रोसेस फंगस में नहीं होता है, ये प्रोसेस बाकी बचे बैक्टीरिया में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक। अब इस प्रोसेस में करते क्या है जी ये ऑर्गेनिजम्स? ये ऑर्गेनिजम्स क्लोरोफिल की मदद से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दूसरी तरफ ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। से प्लांट की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनकी मदद से एक ग्लूकोज तैयार करते हैं, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंबाइन करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जा रहा है इसके लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कुछ केमिकल एनर्जी। तो वो जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई गई तो उसका इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ। और अब ये जो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, ये इन ऑर्गेनिजम्स का फूड होता है। एंड दिस इज द फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है। इस दौरान केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, तो दूसरी तरफ लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनाया जाता है। और अब ये सारी केमिकल एनर्जी इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में स्टोर हो गई। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ये सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, सिर्फ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में क्लोरोफिल होता है ये प्रोसेस बस उनमें होता है। तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, एल्गीज और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में होता है। इस प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल की मदद से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में स्टोर कर दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से तैयार होते हैं। An anabolic process in which green parts of the plant, algae, and some bacteria convert light energy into chemical energy and store it in organic molecule synthesized by inorganic substances. इसकी इक्वेशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, साथ साथ क्लोरोफिल चाहिए होता है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है। क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और अब केमिकल एनर्जी की मदद से ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर कंबाइन होंगे और बनेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस इक्वेशन के मुताबिक फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रिक्वायरमेंट हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एयर से हासिल करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। वाटर प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के जरिए। लाइट एनर्जी प्लांट सूरज से हासिल करते हैं और क्लोरोफिल प्लांट के लीफ के सेल्स में पहले से मौजूद है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और अब इस केमिकल एनर्जी की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन जाएगा। साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है, बट इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है।
ये ऑक्सीजन हवा में निकल जाएगी, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत काम की गैस होती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं। वो तमाम चीजें जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, लाजमी चाहिए, उनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। द फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए जो फैक्टर्स जरूरी हैं कि जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो उनमें पहला, द नेसेसरी फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, के जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, उनमें पहला है लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लाइट एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में स्टोर होगी। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये कंबाइन होकर ग्लूकोज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जब इसको कंबाइन करके ग्लूकोज बनाना है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ एनर्जी चाहिए होती है। तो अब ये जो प्लांट्स होते हैं, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस मॉलिक्यूल के जरिए? एक पिगमेंट के जरिए, जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और अब इस केमिकल एनर्जी की मदद से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज बन जाएगा। और अब जब ये ग्लूकोज बना, तो इसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए थी वो सब इसमें स्टोर हो गई। तो अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है, और वो एनर्जी एट दी एंड, एट दी बिगिनिंग कहाँ से आई? लाइट से आई। लाइट केमिकल में कन्वर्ट हुई और केमिकल फिर इसमें बनाने में इस्तेमाल हुई और इसी में स्टोर हो गई। तो लाइट का तो पहला रोल ये है जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और केमिकल एनर्जी चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं आपस में जुड़कर ग्लूकोज बन सकते अगर लाइट एनर्जी ना हो, केमिकल एनर्जी ना हो। आप कार्बन डाइऑक्साइड लें, वाटर लें, मिलाएं, नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा ग्लूकोज, क्योंकि केमिकल एनर्जी चाहिए इसको बनाने के लिए। सब प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी से फिर ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर ग्लूकोज बन जाता है। और जब ये ग्लूकोज बनेगा, तो इस बनाने में इसको जितनी भी केमिकल एनर्जी इन्वेस्ट हुई, वो सब इस ग्लूकोज में स्टोर हो गई। ठीक। तो दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द लाइट। इस ग्लूकोज के अंदर अब एक एनर्जी स्टोर है जो लाइट से आई है। वो लाइट एनर्जी थी, केमिकल में कन्वर्ट होकर इसके अंदर स्टोर हो गई। तो एक तो रोल लाइट का ये है कि ग्लूकोज को तैयार करने के लिए केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट केमिकल एनर्जी को लाइट की कन्वर्जन से बनाते हैं। सो यू दैट इज व्हाई लाइट इज नेसेसरी। और दूसरा एक और काम होता है जी, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है जी? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल है, आपने देखा ना, इक्वेशन में वाटर चाहिए होता है, यही वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। तो ये वाटर लाइट से ब्रेक होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा? जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये लाइट एनर्जी से ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसकी हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर अटैच हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, और वो ग्लूकोज बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? CO2, यानी दो एटम्स है उसमें, कार्बन और ऑक्सीजन के। और अब वाटर का हाइड्रोजन भी जाके उसमें लग गया, तो अब CHO, तीनों एटम्स आ गए, ये जुड़ जुड़कर ग्लूकोज बन जाएगा। ये रिडक्शन हो गई, क्योंकि आपने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो रिडक्शन होती है। तो ये जो लाइट है, इसका दूसरा रोल क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। वाटर मॉलिक्यूल जब लाइट से ब्रेक होगा, तो दो एटम्स बनते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को जाके रिड्यूस कर देगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। और जो ऑक्सीजन बची वाटर मॉलिक्यूल की, ये वही ऑक्सीजन है जो आखिर में फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट बनती है, रिलीज हो जाती है। वाटर का ऑक्सीजन फालतू है यहाँ पर, तो लिहाजा ये ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन जो है वो हवा में निकल जाती है। सो ये जो वाटर का हशर हुआ, लाइट ने उसको ब्रेक किया, उसके हाइड्रोजन ने
कार्बन डाइऑक्साइड को जाके रिड्यूस कर दिया, उसको ग्लूकोज बना दिया, और इसकी जो ऑक्सीजन है वो हवा में रिलीज हो गई। इसे कहते हैं फोटोलाइसिस। लाइट की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, ये कहलाता है फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। तो लाइट के दो रोल होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। पहला रोल कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज बनते हैं, इसके लिए कुछ केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और केमिकल एनर्जी से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। अब जितनी भी केमिकल एनर्जी से ग्लूकोज बना, वो सारी केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर है वो एक्चुअल में लाइट एनर्जी से आई है। और दूसरा रोल लाइट का क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और जो इसका ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है। अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट ना दी जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। क्योंकि लाइट नहीं होगी तो बताएं वाटर मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होगा, कैसे होगी फोटोलाइसिस? अगर लाइट नहीं होगी तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़कर ग्लूकोज बनाने के लिए जो केमिकल एनर्जी चाहिए वो कहां से हासिल की जाएगी? वो तो लाइट एनर्जी से कन्वर्ट करके बना रहे हैं ना। तो अगर लाइट नहीं होगी तो फिर कैसे केमिकल एनर्जी आएगी? नहीं आएगी, नहीं बनेगा ग्लूकोज। लिहाजा विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। रात के टाइम पर जंगलों में रोशनी नहीं होती, लिहाजा ये जो पौधे हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते। रोशनी नहीं है, लिहाजा रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। ये इस बात का सबूत हो गया कि लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जी, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसमें कार्बन के एटम्स भी होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स भी होते हैं, नाइट्रोजन का एटम भी होते हैं, मैग्नीशियम के एटम भी होते हैं। ठीक, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है। पिगमेंट है जी। पिगमेंट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो लाइट एनर्जी, जिन पर लाइट पड़ती है तो उनका कुछ कलर शो होता है, यानी वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर शो करते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इनका एक कलर शो हो रहा होता है, उनको कहते हैं हम पिगमेंट्स या कलर कंटेनिंग कंपाउंड्स या लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के नतीजे में अब इसका जो कलर आता है वो ग्रीन कलर का आता है। तो इसलिए आप इसको कहोगे ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, क्लोरोफिल, क्योंकि ये वो पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सूरज की रोशनी बेकार है अगर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, है ना भाई। ग्लूकोज को बनाने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। अब प्लांट्स के पास केमिकल एनर्जी नहीं होती है, प्लांट के पास होती है लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। लिहाजा प्लांट में ये पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब इस पिगमेंट का रोल होता है कि ये आपके सूरज की जो लाइट एनर्जी होगी ये उसको कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी बना देगा। और अब ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए चाहिए होगी, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक, प्लांट्स के अंदर, पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये प्रोसेस कर क्या रहा, तो रिपीट कर दूं। क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी फिर ग्लूकोज बनाने में चाहिए होती है। जब ग्लूकोज बन जाएगा सारी केमिकल एनर्जी उस ग्लूकोज में स्टोर हो जाएगी। अब ये प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, ये इनके सेल्स में एक ऑर्गेनल होता है, उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। आगे के लेक्चर में हम इस क्लोरोप्लास्ट का पूरा डिटेल में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट अंदर से कैसा दिखता है।
तो बहरहाल प्लांट में सेल्स जो हैं उसमें एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ डिस्क शेप की थैलेक्वाइड्स होती हैं, कुछ डिस्क शेप की थैलेक्वाइड्स होती हैं, आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं। इन थैलेक्वाइड्स के अंदर फोटो सिस्टम्स होते हैं, दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक PS2 कहलाता है, एक PS1 कहलाता है। और इन फोटो सिस्टम्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। यानी पूरा एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, उस ऑर्गेनल के अंदर कुछ डिस्क शेप के थैलेक्वाइड्स हैं, और उन थैलेक्वाइड्स के अंदर फोटो सिस्टम्स होते हैं, और उन फोटो सिस्टम्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी चाहिए होते हैं, कैरोथिनाइड्स, एक्सेंटोफाइल। लेकिन जो मेजर हमारा पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होता है। फोटो सिस्टम में ये मत समझिएगा कि खाली एक ही पिगमेंट है क्लोरोफिल, नहीं, ये क्लोरोफिल ही एक नहीं है, क्लोरोफिल ही कई किस्म के होते हैं, ABCD, बट ए और बी बहुत काम के हैं। इसके अलावा जो फोटो सिस्टम है उसमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, कैरोथिनॉइड होता है, एक्सेंटोफाइल होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम्स है इसमें काफी सारे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं। हाँ, ये क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होगा। फोटो सिस्टम के तमाम पिगमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल होगा। ये फोटो सिस्टम्स थैलेक्वाइड्स में है, थैलेक्वाइड्स क्लोरोप्लास्ट में है। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम आगे जब हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये प्लांट्स में मौजूद है क्लोरोफिल। प्लांट के सेल्स में एक ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है, उसमें थैलेक्वाइड्स हैं, थैलेक्वाइड में फोटो सिस्टम्स हैं, और फोटो सिस्टम्स में क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल अब क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है ग्लूकोज तैयार करने के दौरान। ग्लूकोज के अंदर ये सारी केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये भी एक बहुत नेसेसरी फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फिर लाइट एनर्जी रहेगी, केमिकल एनर्जी नहीं बन पाएगी। और विदाउट केमिकल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे, नहीं बन सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता विदाउट क्लोरोफिल। इसका सबूत के जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। हमारे जो सेल्स होते हैं, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं, इनको एयर भी मिल सकती है फ्रॉम द एटमोसफेयर, लाइट भी इनके ऊपर पड़ रही है सूरज की, वाटर भी इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ ये एक चीज नहीं है हमारे सेल्स में, क्लोरोफिल। अब देखे ना, हमारे जो सेल्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर भी मौजूद होता है, लाइट फेसिंग भी, हम लाइट भी फेस हो रही है इन सेल्स को। तीन चीजें तो इनको मिल रही हैं, लाइट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी। हमारे सेल्स फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें ये पिगमेंट नहीं है। हमारे सेल्स में सिर्फ ये पिगमेंट ना होने की वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, अदरवाइज बाकी तमाम चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो हमारे पास है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट है हमारे पास एनिमल्स में, बट बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल हम नहीं कर पाते। तो ये फंगस, ये एनिमल्स, बाकी कुछ बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है क्योंकि उनमें ये नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। इवन के प्लांट के रूट में, प्लांट के स्टेम में, जो वुडी स्टेम होता है प्लांट का, प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके सेल्स में भी क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। पूरी प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, क्योंकि उनमें ये पिगमेंट मौजूद है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल। अब बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा नेसेसरी फैक्टर जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूले को देखें, इसका फॉर्मूला होता है CO2। एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए हैं। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें भी तो तीन एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मतलब हुआ ग्लूकोज में तीन तरह के एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अब ग्लूकोज बनाने के लिए इन तीन में से दो एटम्स, दो तरह के एटम्स, यानी कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स,
वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन के एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए, हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए। तो ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। इसलिए ये एक नेसेसरी फैक्टर हो जाएगा। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फिर ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन कहां से हासिल किया जाएगा? नहीं होगा कार्बन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। सो ग्लूकोज के लिए जो बेसिक स्केलेटन है, कार्बन ऑक्सीजन जो मेजर एटम्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। और ये प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से हासिल करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा नेसेसरी फैक्टर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। चौथा नेसेसरी फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए होता है वाटर। वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा था अभी कि लाइट का एक रोल होता है फोटोलाइसिस। लाइट क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। इसको कहते हैं आप फोटोलाइसिस। अब जब लाइट की मदद से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यानी फोटोलाइसिस होती है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स का कोई रोल नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस बन के आखिर में फोटोसिंथेसिस से बाहर निकल जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर कंबाइन होती है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रही है। हमने इसी चैप्टरों में पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने के बाद बनता है ग्लूकोज। तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज में तीसरा एटम है हाइड्रोजन, वो वाटर से आ रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तीन तरह का एटम्स चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इन तीन तरह के एटम्स में से कार्बन और ऑक्सीजन का एटम प्रोवाइड किया कार्बन डाइऑक्साइड ने, और हाइड्रोजन का एटम प्रोवाइड किया वाटर ने। तो दैट इज द रोल ऑफ वाटर। विदाउट हाइड वाटर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के ग्लूकोज नहीं बन सकता। बिना हाइड्रोजन के ग्लूकोज नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में 12 हाइड्रोजन चाहिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। 12 हाइड्रोजन कहां से आ रही है? वाटर से। वाटर मॉलिक्यूल लाइट से ब्रेक होता है, फोटोलाइसिस कहलाती है, फिर ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है। तो यूं तीनों एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक जगह पर आ जाते हैं, मिल जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। बट जो वाटर का ऑक्सीजन है, इस प्रोसेस में उसका कोई रोल नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। आखिर में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये चार तो नेसेसरी फैक्टर्स हो जाते हैं। कौन कौन से पढ़े आपने? लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक और नेसेसरी फैक्टर टेम्परेचर होता है। ये पांचवा फैक्टर है जी जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। आपने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि जितने एंजाइम्स होते हैं, सारे एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर से बड़े सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर में आप तब्दीली करें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी में फर्क आ जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक खास टेम्परेचर होता है, उसमें मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन वर्क कर रहे होंगे एक खास टेम्परेचर पे, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ये अराउंड 25 से 35 होती है जी प्लांट में। इस टेम्परेचर से, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर कम ज्यादा करते हो तो एंजाइम्स की एक्टिविटी में कमी आ जाती है। ये एंजाइम्स में हमने पढ़ा है, जैसे इंसान के अंदर जो एंजाइम्स हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 से 37। इस टेम्परेचर पे तो हमारे सारे एंजाइम्स बेहतरीन एक्टिविटी करते हैं। बट अगर हम टेम्परेचर को 37 से बढ़ाते हैं या 35 से कम करते हैं तो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये एंजाइम्स का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एंजाइम्स पर। अब ये जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और जाहिर है ये एंजाइम्स हैं तो टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे, लिहाजा फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस के सारे एंजाइम्स बेहतरीन काम करेंगे और फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, तो फिर अब जो फोटोसिंथेसिस के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स बंद हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और बिना एंजाइम्स के फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस भी बंद हो जाएगा। लिहाजा फोटोसिंथेसिस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो 5 नेसेसरी फैक्टर्स हो गए जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। पहला लाइट एनर्जी चाहिए, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट चाहिए, और टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना जरूरी है। अगर लाइट एनर्जी नहीं है या इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिस कर दो आप, लाइट खत्म कर दो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, या क्लोरोफिल खत्म कर दें बाकी सारे फैक्टर्स आपने दिए में, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चारों चीजें तो आपको लाजमी चाहिए, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना जरूरी है, तो जाके फोटोसिंथेसिस होता है। सो दिस आर द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब आगे बढ़ते हैं जी और फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि लिमिटिंग फैक्टर्स ही क्या होते हैं। अभी जो हमने पढ़े वो थे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को ऑन ऑफ कर देते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, जिनकी कमी बेशी से हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो रेट है वो इफेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको अगर आप तेज करें, कम करें, ज्यादा कर दें, कम कर दें, तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो या तो बढ़ जाएगा या थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे अभी आपने टेम्परेचर पढ़ा, अगर आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट है। अब टेम्परेचर आपने थोड़ा सा बढ़ाया, आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका रेट कम हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ाया और कम हो गया, थोड़ा और बढ़ाया और कम हो गया। अभी जो आपने फैक्टर्स पढ़े, लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से एक भी फैक्टर को अगर आप मिस कर देते हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। बट इन लिमिटिंग फैक्टर्स के कमी बेशी से आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके रेट पे इफेक्ट पड़ता है। वो या तो तेज होने लग जाएगा या वो स्लो होने लग जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के रेट को इफेक्ट करते हैं, उसको तेज कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं, उनको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। अब फोटोसिंथेसिस के 3 लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं: लाइट की इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनमें अगर आप तब्दीली करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ठीक, एक लाइट इंटेंसिटी, सेकंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, एंड थर्ड टेम्परेचर। तो पहले लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं। लाइट इंटेंसिटी से फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो आप, यानी अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने लग जाएगा। लाइट इंटेंसिटी कम कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा और फोटोसिंथेसिस कम हो रहा होगा। ठीक, जितनी ज्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट उतना इंक्रीज होता रहता है। बट ये रिलेशनशिप एक लिमिट तक है। एक लिमिट तक अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ेगा। बट उस लिमिट से आने के बाद अब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, वो फिर नहीं बढ़ेगा। तो उस लिमिट को हम कहते हैं ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। फिर एक लाइट इंटेंसिटी ऐसी होती है कि उस पर फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है और उसे ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आप लाइट इंटेंसिटी कर दो तो फिर फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
जो सेकंड लिमिटिंग फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। अब इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन से भी फोटोसिंथेसिस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वही एक ऑप्टिमम लेवल तक। और फिर उस ऑप्टिमम लेवल के बाद फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल राइट इंटेंसिटी वाला रिलेशनशिप है। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है इस बात पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। एक लेवल आएगा, उसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल। हवा के अंदर अगर ऑप्टिमम लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का, तो फिर उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर इस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कर दी जाए हवा में, तो फिर फोटोसिंथेसिस के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। और तीसरा लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अभी हमने डिस्कस किया। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स है वो मैक्सिमम वर्क कर रहे होंगे और उस टाइम पर हमें फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम मिलता है। उसको कहते हैं अब ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, दोनों सूरतों में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्टिमम लेवल तक तो आपका टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है, बट इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो फिर जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो स्लो होने लग जाता है। तो ये तीन हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स थे। एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरी कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और तीसरी टेम्परेचर। आज आपने फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स देखे, वो फैक्टर्स भी जो नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो फैक्टर्स भी जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।